10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ। 13 लोगों की मौत हुई, लेकिन आज जाकर उसी मेट्रो स्टेशन के सारे गेट्स फिर से खुल गए हैं। इधर हालात सामान्य हो रहे हैं, उधर टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही एजेंसियां फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से, दुबई से, तुर्की से भी जुड़ रहे हैं। और इसी बीच उमर, शाहीन और मुजम्मिल को लेकर जो नए नए एक्सक्लूसिव खुलासे हुए हैं, आपको ये 10 नए खुलासे, ये 10 विस्फोटक कहानियां बैक टू बैक जरूर देखनी चाहिए। देखिए, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं, जिनमें 2 लाइव यानी जिंदा कारतूस हैं, जबकि एक खाली खोखा मिला है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 9 mm कैलिबर का कारतूस आम लोगों के लिए बैन होता है, यानी इसे कोई भी आम नागरिक अपनी लाइसेंसी बंदूक में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेस या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होता है। लाल किला ब्लास्ट केस में घटना स्थल से 9 mm पिस्टल के 2 कारतूस मिलने की जांच अब पुलिस ने तेज कर दी है, क्योंकि घटना स्थल से कोई भी 9 mm पिस्टल नहीं मिली है और ना ही वहां पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी के कोई कारतूस मिसिंग पाए गए हैं। ऐसे में ये कारतूस यहां पर कैसे आए, इसकी भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल या उसका कोई पार्ट नहीं मिला, यानी गोली के कारतूस तो मिले, पर उन्हें चलाने वाला हथियार वहां पर मौजूद नहीं था। पुलिस के सूत्रों का यह भी कहना है कि उन्होंने मौके पर मौजूद अपने स्टाफ के कारतूस भी चेक करवाए, तो उनके कोई कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए, यानी कि ये कारतूस पुलिस के तो कतई नहीं है। पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस यहां आए कैसे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आज दूसरा बड़ा खुलासा हुआ। इस पूरे केस में जांच एजेंसी अब हवाला के एंगल से भी पड़ताल कर रही है। दरअसल डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के पास पैसे कहां से आते थे, जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के लेन देन के सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। आशंका है कि ये पैसे जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर से आए होंगे। अब जैश से पैसा आया है तो हवाला के जरिए ही जैश ने डॉक्टर्स तक ये पैसा पहुंचाया होगा। इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके करीब 3 लाख रुपए के फर्टिलाइजर्स खरीदे गए। सूत्रों के मुताबिक पैसों को लेकर उमर और डॉक्टर शाहीन के बीच में विवाद भी हुआ था। ये सारी जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिली और आतंकी मुजम्मिल से जांच एजेंसियों को ये लीड मिल रही है कि पैसों का लेन देन हवाला के जरिए होता रहा है। जांच एजेंसियों की रडार पर कुछ हवाला ऑपरेटर भी हैं, क्योंकि अभी तक 20 लाख रुपए हवाला के जरिए इस ब्लास्ट से पहले भेजे गए थे, जिसमें से 3 लाख रुपए से फर्टिलाइज़र खरीदा गया, 2 लाख रुपए से गाड़ी खरीदी गई और इन 20 लाख रुपए को लेकर ही डॉक्टर उमर और शाहीन के बीच में मतभेद पैदा हुए थे। और ऐसे में अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही है कि किस देश से और हवाला के ज़रिए कितना पैसा अभी तक इन आतंकियों तक पहुंचाया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आतंकी उमर का नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो हरियाणा के फिरोजपुर झिरका का बताया जा रहा है। आतंकी उमर वीडियो में एटीएम में जाता नजर आ रहा है। ये वीडियो करीब 4 मिनट का है और 4 मिनट तक आतंकी उमर एटीएम के अंदर ही रहता है और पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एटीएम में पैसे नहीं होने से वो वहां मौजूद गार्ड से बात करने लगता है। बताया जा रहा है कि फिरोजपुर के झिरका से एटीएम से पैसे निकालने में नाकाम होने के बाद उमर नू आया और यहां पर एक कमरे को किराए पर लेकर रहने लगा। आतंकी उमर ने दिल्ली ब्लास्ट के करीब 10 दिन पहले हरियाणा के नू में कमरा किराए पर लिया था। आतंकी उमर दिल्ली ब्लास्ट से पहले नू में ही रह रहा था। दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर मोहम्मद ने आखिर किन किन जगहों पर अपने कदम रोके? क्या उसकी मूवमेंट का पैटर्न और इन ठिकानों का उसकी साजिश से रिश्ता है? इसकी जांच में अब एक और स्टॉप सामने आया, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां उमर करीब 10 से 15 मिनट तक रुका था। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद यहाँ पर आया था वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। यहाँ पर उसने चाय की दुकान पर कुछ समय रुककर रेकी की थी। यहाँ पर वो रुका था, कुछ खाया पिया कुछ नहीं, मगर इसके बाद यहाँ पर रेकी करी। यहाँ पर 10 से 15 मिनट जो है वो यहाँ पर घूमा है और यहाँ पर हर जगह की रेकी करके गया है। बताया जा रहा है इस समय दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दिल्ली पुलिस की टीमें हैं, एनआईए की टीमें हैं और सारी की सारी टीमें जो है फिलहाल सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है।
पुलिस जांच में ये स्टॉप बेहद अहम माना जा रहा है। यहां एनआईए की टीम पहुंची और टी स्टॉल संचालक से भी पूछताछ की। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली ब्लास्ट और नौगांव में हुए धमाके के मास्टरमाइंड का एपिसेंटर है। 29 अक्टूबर की शाम 6:33 पर डॉक्टर अपनी I-20 कार से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। 20 घंटे तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रहने के बाद 30 अक्टूबर को वो दोपहर 2:41 पर कार लेकर बाहर निकला। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक ऐसा पॉइंट जहां से दहशतगर्दी के जो योजना थी वो पूरी तैयार की जा रही थी। यही नहीं है, 30 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वही I-20 गाड़ी जिसका दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग हुआ था, वो गाड़ी इसी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कार ब्लास्ट मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच आतंकी मुजम्मिल को लेकर उसकी एक सीनियर डॉक्टर मोनिका लहाने ने चौंकाने वाले खुलासे किए। डॉक्टर मोनिका ने बताया कि मुजम्मिल स्टूडेंट्स को जिहाद के जाल में फंसाता था और लोगों का ब्रेन वॉश करता था। और इनका ग्रुप ऑफ पीपल है जो मतलब जब भी कोई भारत के खिलाफ कोई दूसरा देश कुछ भी गतिविधियां होती थी तो ये वो लोग हैं जो सेलिब्रेट करते थे। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हमारे जवान शहीद होते हैं ये लोग सेलिब्रेट करते थे। ये लोग एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, माहौल बनाते हैं कि कोई जो जिसको J&K के बारे में पता नहीं है उसका ब्रेन वॉश करेंगे कि वी आर द विक्टिम। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की टेरर लेडी डॉक्टर शाहीन शहीद को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन का मोबाइल नंबर और सिम कार्ड फर्जी पते पर मंगवाया गया। शाहीन इसी नंबर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी। शाहीन ने मस्जिद के पते पर इस सिम कार्ड को लिया था और मस्जिद का पता लिखकर नेटवर्क चलाती थी। वो रहती तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में थी, लेकिन स्थायी पता मस्जिद वाला दिया था। यहाँ तक कि लखनऊ में पिता के स्थायी घर का पता भी शाहीन ने नहीं लिखा। सिम कार्ड के दस्तावेजों में भाई परवेज अंसारी का पता है जो खुद आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है। दस नवंबर को दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में लोग घायलों को रेहड़ी की तरफ लेकर जाते नजर आ रहे हैं। घायलों को सड़क किनारे लेटाते नजर आ रहे हैं। वहीं तस्वीर में नजर आ रहा है कि पीछे गाड़ियों में आग लगी है और लोग ई रिक्शा पर घायलों को ले जा रहे हैं, उन्हें बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि एनआईए के डीजी सदानंद दाते दिल्ली लौट आए हैं। 14 और 15 नवंबर को एनआईए के डीजी जम्मू कश्मीर में मौजूद थे, जहां जैश के नेटवर्क पर शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि डीजी ने अफसरों के साथ मीटिंग की और गिरफ्तार आतंकियों की जानकारी ली। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की जांच अब पंजाब तक पहुंच गई है। पठानकोट में मामून कैंट मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि उन कड़ियों का खुलासा है जो दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड से जुड़ती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने पठानकोट से एक सीनियर सर्जन डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को हिरासत में लिया है। एनआईए की पठानकोट में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोर्सेस के हवाले से खबर ये है कि एनआईए द्वारा रईस अहमद भट्ट नाम के एक डॉक्टर को एक निजी मेडिकल कॉलेज से डिटेन किया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस डॉक्टर को डिटेन किया गया है। एनआईए बैकवर्ड लिंकेज जो है वो खंगाल रही है कि आखिरकार ये डॉक्टर किस किस के संपर्क में था। इसके तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े पाए गए, जो फिलहाल पिछले 3 साल से व्हाइट मेडिकल कॉलेज पठानकोट में सर्जन और प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। दिल्ली धमाके में कई हैंडलर्स के जुड़े होने के खुलासे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और दुबई से पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ऑपरेट हो रहा था। दिल्ली धमाके के लिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने पूरी प्लानिंग की।
पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर को जल्द ही जगह चेंज करने को कहा था और उसे मेवात के आसपास गुप्त ठिकानों के बारे में बताया। उमर की मदद के लिए स्लीपर सेल को भी एक्टिव किया गया। दावा यह भी किया जा रहा है जब उमर 3 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में था तब उसने इन हैंडलर से बात की थी और इसके बाद ब्लास्ट को अंजाम दिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?